तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी के लिए नंबर सिस्टम यानी कि दोस्तों संख्या पद्धति, जो कि आपके एसएससी जीडी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका संख्या पद्धति, जिसमें कि आपको इतनी सारी जो चीज़ होती हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं, जहाँ से कि प्रश्न आपके अच्छे लेवल के यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि संख्या पद्धति जो हमारा टॉपिक होता है उसमें हमको जो पढ़ना होता है वह क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता हुआ कि संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है वो आपको यहाँ पर दोस्तों देखना होता है। उसके बाद में जो इकाई अंक होता है यानी कि यूनिट डिजिट, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम, तो विभाज्यता के नियम के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। उसके बाद आता है आपका फैक्टर्स यानी कि दोस्तों गुणनखंड, तो गुणनखंड के प्रश्न भी आपके यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। और लास्ट में हमको जो पढ़ना होगा दोस्तों नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या। कोई भी आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसमें आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई नंबर्स लिखे जाएंगे और उनमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब इसमें जो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, यानी शून्यों की संख्या इसमें जो हमारी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किससे, आपके यहाँ पर संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जो आपका यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि आपका यहाँ पर संख्याओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये जो हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको जो पूरा जो यूज होगा वो क्या होंगे, नंबर्स यानी कि संख्या। और संख्याओं में भी आपने जब भी आपका यहाँ पर नाम सुना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके अलावा आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, और यहाँ पर आप देखते हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और एक और चीज़ होती है आपकी यहाँ पर जातीय मान व स्थानीय मान। तो सभी के बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद में अगर टाइम बचा तो हमारा जो डेसिमल होता है यानी कि दशमलव, तो दशमलव के बारे में भी हम यहाँ पर जो है देख लेंगे कि दशमलव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर नंबर्स की, क्या की यानी कि आपका यहाँ पर जो संख्या होती हैं नंबर्स, क्या होता है नंबर्स यानी कि दोस्तों संख्या। तो जो संख्या होती है वो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की होती है, यानी एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, ये जो आपका यहाँ पर हम ऊपर में डिटेल में बात करें किसके बारे में बात करें यहाँ पर आपका रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हिंदी की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपका वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो हमारी ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसको चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो वास्तविक संख्या वो हमारी यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहले यहाँ पर दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है यानी कि डेसिमल, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका दशमलव। ये जो हमारा क्या होता है डेसिमल है यानी कि दशमलव। और फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों पूर्णांक, यानी कि इंग्लिश में बात हिंदी में बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक हम यहाँ पर पहले पूर्णांक संख्या देखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर दशमलव देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों एक लाइन होती है नंबर लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक क्या होती है हमारी नंबर लाइन होती है यानी कि संख्या रेखा। ये क्या है हमारी यहाँ पर संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पर आपकी जो सभी संख्या होती हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो सभी संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर मिड में क्या होता है, बीच में आपका जीरो होता है यानी कि शून्य, और इस तरफ जाएंगे तो आपका प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और ये संख्या कहाँ तक जाएंगी आपकी अनंत तक जाएंगी यानी कि इनफाइनाइट तक। इस तरफ आएंगे तो दोस्तों माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरफ भी जाएंगे तो ये भी संख्या आपकी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी दोस्तों, अनंत तक जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि बीच में जो क्या होता है हमारा शून्य होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो भी संख्या आपकी जिस नंबर लाइन पर यहाँ पर दिखाई जा सकती है वो सभी संख्या वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, जो पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर्स, उन्हीं में हमारी जो संख्या होती हैं वो होती हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संख्या, उसके अलावा आपका यहाँ पर पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं आपके यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या।
और ये जो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होती है, हमारा नेचुरल नंबर्स होती है। तो कोई भी संख्या जिनकी शुरुआत, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो संख्या होती हैं वो आपकी गिनती वाली संख्या होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनकी यानी कि इनकी जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा, कोई एंड नहीं है इसका, यानी कि अनंत तक जाएगा। तो ये संख्या कैसी है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हम इनको दूसरा नाम यहाँ पर कहें तो गिनती वाली संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गिनती वाली संख्या, यानी कि जो गिनतियों में यूज होती हैं वो संख्या हमारी कैसी होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये हमारी कैसी होगी, प्राकृतिक संख्या। दूसरे पे हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, पूर्ण संख्या। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका, होल नंबर्स। तो ये संख्या हमारी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। अब हमारी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, तो जिनकी शुरुआत किससे हो, आपकी यहाँ पर 0 से, यानी जिनकी स्टार्टिंग आपकी 0 से होती है वो संख्या कैसी होती हैं, पूर्ण, यानी कि 0। उसके अलावा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये भी संख्या आपकी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत तक। तो आपकी जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस 0 का होता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत आपकी यहाँ से कहाँ से होगी, 1 से, और जो पूर्ण संख्याएं होंगी उनकी शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूर्ण यानी कि आपकी पूरी संख्या, तो पूरी संख्या में आपको यहाँ पर 0 भी लेनी पड़ेगी, यानी ये जो हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, दोनों संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरी संख्या पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके यहाँ पर, अभाज्य संख्या। क्या होती है आपके यहाँ पर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहो दोस्तों, या फिर इसी को एक नाम और होता है ऋण संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। इंग्लिश की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका, प्राइम नंबर्स। तो हमारी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड होते हैं, जिसके फैक्टर होते हैं, वो कितने हो पाएँ, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो पाएँ। अगर 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो गई तो वो आपकी अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन 2 से 2 है तो वो संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड क्या होते हैं, यानी इसकी परिभाषा, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स। कितने हों, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब, जैसे कि आपके सामने कोई भी संख्या है 2, तो गुणनखंड का मतलब कोई भी 2 या फिर 2 से छोटी हुआ संख्या जो इसको क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपकी 1 है जो कि इसको विभाजित कर देगी, उसके अलावा 2 है जो इसको विभाजित कर देगी, उसके अलावा आपकी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको विभाजित कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ 5, तो 5 1 से विभाजित हो जाएगी, 5 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काट दे। अब यहाँ पर आप या तो ऐसे याद रख सकते हैं या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से कट पाए और स्वयं से कट पाए, बाकी किसी संख्या से नहीं कट पाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 23 है, तो 23 1 से कट जाएगा, उसके अलावा स्वयं 23 से कट जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 23 को यहाँ पर हमारे को काट दे, यानी कि आपका यहाँ पर डिविजिबल कर दे, यानी कि विभाजित कर दे। तो ये संख्या सभी हमारी कैसी होती है, अभाज्य संख्या। अब इनकी जो शुरुआत होती है वो हमारी, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी कहाँ से होती है, वो होती है हमारे यहाँ पर 2, उसके अलावा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर दोस्तों 9 नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा। अब 9 जो होता है हमारा वो क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो संख्या है हमारी कितनी, 9, तो 9 को आप देखेंगे तो 1 से भी कट जाएगी, उसके बाद में आपकी यहाँ पर 3 से भी कट जाएगी और स्वयं 9 से भी कट जाएगी। तो इसके जो गुणनखंड हैं वो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए।
जबकि हमको तो ऐसी संख्या लेनी है जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितने हों, 2 गुणनखंड हों। तो 3 जो होती है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। 3 हमारी कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इनकी जो यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कितनी होंगी, 15। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो ध्यान रखना है 10। कितनी संख्या होंगी आपकी यहाँ पर, 10 होंगी। और एक चीज़ आपको यहाँ पर डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक, डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें 1 से लेकर 200 तक, आपको यहाँ पर लास्ट जो आपको यहाँ तक तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा भी जाता है। तो 1 से लेकर 200 तक आपके यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों, 46 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। बाकी सभी संख्या कैसी होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, यानी अभाज्य संख्या के बारे में तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहो या फिर दोस्तों इसको आप यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, कंपोजिट नंबर्स। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो जाएं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि इसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 से ज़्यादा कितने भी हों तो चलेंगे, 3 से अगर कम नहीं होने चाहिए, 3 होंगे तब भी चलेंगे। अगर 3 से कम हो गए तो वो संख्या अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी कम से कम हमको कितने गुणनखंड लेने हैं, कितने फैक्टर्स लेने हैं, 3। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज कीजिए कोई भी संख्या है आपके सामने यहाँ पर 12, कितनी है, 12। तो 12 को हम देखेंगे तो 12 1 से भी कट जाएगा, 12 आपका 2 से भी कट जाएगा, 12 आपका 3 से भी कट जाएगा, 12 आपका 4 से भी कट जाएगा, 12 आपका यहाँ पर 6 से भी कट जाएगा और 12 स्वयं 12 से भी कट जाएगा। यानी इसके जो गुणनखंड हम यहाँ पर देखेंगे, इसके जो फैक्टर तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 6 हो गए। तो हमने यह साबित कर दिया कि ये एक हमारी कैसी अभाज्य यानी कि आपकी भाज्य संख्या है, यानी जिसके आपके 3 गुणनखंड से ज़्यादा हैं। 3 गुणनखंड होते तब भी, जैसे कि हम बात करें कितनी है, 4। तो 4 1 से कट जाता है, 4 2 से भी कट जाता है और 4 खुद 4 से भी कट जाता है। तो यह संख्या भी हमारी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यानी कि इसके भी 3 गुणनखंड हमारे यहाँ पर हो चुके, 3 फैक्टर हो चुके। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड से ज़्यादा कितने भी हों तो चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि इनकी जो शुरुआत होती है, इनकी स्टार्टिंग वो कहाँ से होती है, तो वो आपकी 4 से होती है। कितने से, 4 से। उसके बाद में 4 के बाद में आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ये संख्या आपकी चलती जाती है और अनंत तक यहाँ पर चलती जाती है। लेकिन आपको यहाँ से जो प्रश्न बनता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, वो यहाँ से क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी यहाँ पर क्या होगी। और जो ऑप्शन होते हैं वो भी आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें ऑप्शन ए में ही आपको यहाँ पर दिया गया होता है 2। तो 2 जो आपका यहाँ पर चेप करके आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि 2 बिल्कुल ही गलत है। यानी सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो हमारे यहाँ पर कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि दोस्तों 4 होती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताऊँ कि सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या, तो वो हमारी कितनी होती है, 9 होती है। यानी सबसे छोटी विषम भी होनी चाहिए और वो आपकी यहाँ पर भाज्य भी होनी चाहिए, तो वो कितनी होती है, 9 होती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करूँगा कि भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या दोनों संख्या भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब इन्हीं से मिलती जुलती एक संख्या होती है जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या। उसको हमें यहाँ पर और देख लेते हैं क्या होती है हमारे यहाँ पर, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्या। क्या होती है हमारे यहाँ पर, को प्राइम नंबर्स यानी कि सहअभाज्य संख्या। अब ये जो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो कोई भी ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसे नंबर्स जिनका जो HCF होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनका सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, ये संख्या है 2 और 3, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, यानी 1 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, बाकी संख्याएं जो आपके यहाँ पर किसी भी नंबर से नहीं कटेंगी। तो जिनका, इसकी जो परिभाषा होती है आपका, जिनका HCF कितना हो, 1 हो हमेशा, जिनका HCF हमेशा कितना हो, 1 हो, जिनका HCF हमेशा 1 हो, या कह सकते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, 17 और 18 ये संख्या हैं, तो इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो संख्या दोनों से कटनी चाहिए, दोनों संख्या उससे कटनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि इसमें 2 कॉमन है, तो चलिए 2 से दोनों संख्याओं को डिवाइड करके बता दीजिए, बिल्कुल नहीं होंगी, तो यहाँ पर 1 कॉमन ही होगा। कितना कॉमन है, इसमें भी आपका 1 कॉमन है। जैसे कि हम बात करें 12 व 10, बताइए कि इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें दोस्तों आपका यहाँ पर 2 भी कॉमन है, तो इस संख्या हमारी को प्राइम संख्या यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन ये जो हमारी कैसी संख्या होगी, को प्राइम नंबर्स होगी, यानी कि को प्राइम संख्या। जैसे कि हम बात करें 31, 37, क्या बताइए यह को प्राइम नंबर्स है, क्या को प्राइम संख्या है? बिल्कुल दोस्तों है, यानी इसमें भी आपका जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं वो भी यहाँ पर दोस्तों पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जो आपकी संख्या होती है परमेय संख्या व अपरमेय संख्या। दोनों संख्याओं के बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर जातीय मान व स्थानीय मान। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वो क्या देखते हैं यहाँ पर, रेशनल नंबर्स, यानी कि परमेय संख्या। अब ये जो परमेय संख्या क्या होती हैं, क्या होती है परमेय संख्या, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए दोनों संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो परमेय संख्या व अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये जो हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या, ऊपर हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। तो कोई भी ऐसे नंबर्स, कोई भी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के जो फॉर्म होता है, यानी आप अगर कह सकते हैं बट्टे के फॉर्म में हम उन संख्याओं को लिख सकें, डिनोट कर सकें, वो संख्या अपरिमेय यानी कि परमेय संख्या होंगी। और जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि हम परिभाषा यहाँ पर लिखें, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम लिख सकें। सपोज दैट यहाँ पर बात करें हम कि 1/, यानी कि आपका 1/4, क्या इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कहें 2/5, क्या ये एक परमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। जैसे कहें 19/, दोस्तों 27, क्या परमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी।
जैसे कि दोस्तों हम कहें 31/40, क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सभी संख्या हमारी कैसी होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में, तो वे संख्याएं यानी कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम यहाँ पर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी नहीं लिख सकते, वो संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ कि कोई भी संख्या आपकी √2, क्या इस नंबर्स को, क्या इस संख्या को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते। यानी कि इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आता है? 1.414। कितना आता है? 1.44। बात करें हम यहाँ पर √3, क्या इसको हमें यहाँ पर 1/ यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको आप यहाँ पर देखें तो क्या होता है? 1.732। कितना होता है? 17.32, यानी कि 1.732। जैसे कि हमारे को आपने जो पाई होता है उसकी वैल्यू जो हमारी क्या होती है? 22/7 होती है। लेकिन इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट में 14, 16 ये संख्या आपकी अनंत तक यहाँ पर जाती है, लेकिन डिवाइड नहीं हो पाती है। तो इस संख्या को भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपकी परिमेय संख्या क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या क्या होती है, दोनों के बारे में भी आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल गया होगा। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका जातीय मान होता है वह स्थानीय मान होता है, दोनों के बारे में। तो यहाँ पर एक तरफ हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान, फेस वैल्यू। हिंदी की बात करें तो जातीय मान, जातीय मान। इस तरफ हम यहाँ पर देखते हैं स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। हिंदी की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? स्थानीय मान। तो दोनों को हम यहाँ पर एक साथ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। तो कोई भी संख्या हो उसका जो जातीय मान होता है, यानी कि जो वास्तव में वो संख्या होती है तो उसका जातीय मान वही होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कोई भी संख्या हो 2, तो उसका जातीय मान कितना होगा? 2 ही होगा। जैसे संख्या हो कोई आपकी यहाँ पर 8, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो कोई भी संख्या होगी उसकी आपको को यहाँ पर स्थान के हिसाब से आपको यहाँ पर उसका स्थान की स्थानीय मान बताना होगा। जैसे कि हम बात करें 541, ये जो आपका यहाँ पर 23,541 संख्या है, तो इसमें 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान कितना होगा? 2 होगा। 3 का जातीय मान कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 3 होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 होगा। 4 का जातीय मान कितना होगा हमारा? 4 होगा। और 1 का जातीय मान हमारा कितना होगा? 1 होगा। ये तीनों, ये जो आपको यहाँ पर जातीय मान के केस में आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी। अब हम वहीं पर देख लेते हैं ये संख्या है हमारी कितनी? 23,541। अब चलिए हमको इसका स्थानीय मान बता दीजिए। तो स्थानीय मान का हम मतलब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि संख्या हमारी कितनी है? 2। तो हम बात करें 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आपको जब बात स्थान की करें तो उस संख्या के पीछे जितनी भी संख्या होती हैं, यानी हम बात कर रहे हैं कितने की? 2 की, तो 2 के बाद में 2 तो हमको यहाँ पर लिखना ही होगा, यानी 2 का स्थानीय मान हमारा 2 तो लिखना होगा। लेकिन स्थान की वैल्यू आपको पूछ रहा है तो इसके बाद में कितनी संख्या हैं? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको 4 0 लिख देनी है। कितनी लिख देनी है? 4 0। अब हमको पूछे कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा? यहाँ पर 20,000 होगा। कितना होगा? 20,000। वही बात करें 3 का स्थानीय मान,
3 का स्थानीय मान, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देनी है। 3 के बाद में कितनी जीरो हैं, तो 3 है, 1 2 3, यानी कि 3 के बाद में 3 संख्या और हैं, 5 4 और 1 यानी कि 3, तो 3 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका 3 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो गया, 3000 हो गया। अब हम यहाँ पर देखें 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आपको यहाँ पर 5 लिख देनी है। 5 के बाद में कितनी संख्या है, 2 है, तो आपको 2 जीरो लिख देनी है, यानी कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा। अब हम यहाँ पर देखें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान आपको 4 लिख दीजिए और 1, यानी एक संख्या है उसके बाद में, तो 1 जीरो लिख दीजिए। अब बात करें यहाँ पर 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाए, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है। तो इन सभी को आप जब जोड़ेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 23,541 ही आएगा। कितना आएगा, 23,541 ही आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, स्थानीय मान के केस में होता है, लेकिन ये जो हमारा क्या होता है, जातीय मान के केस में होता है। तो अंग आपको यहाँ पर स्थानीय मान व जातीय मान दोनों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका स्थानीय मान जातीय मान आखिर हमारे क्या होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं दशमलव के बारे में, यानी कि जो डेसिमल होता है उसको हम यहाँ पर और जान लेते हैं कि जो डेसिमल क्या होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्थानीय मान, यानी कि आपका डेसिमल। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें क्या, डेसिमल, हिंदी में दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव। क्या कहते हैं हिंदी में, हम इसको दशमलव कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो दशमलव जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, आपका यहाँ पर हिंदी की बात करें तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही बात करें यहाँ पर एक और दशमलव, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है अशांत दशमलव, यानी कि आपका नॉन टर्मी, क्या होता है आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। इंग्लिश की बात करें तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कोई भी ऐसा दशमलव जो आपका यहाँ पर पॉइंट के बाद शांत हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 0 पॉइंट में आपका 1 2, ये जो आपका यहाँ पर दशमलव शांत हो गया। 0.25, 0 पॉइंट यहाँ पर हमारा 75, ये दशमलव हैं जो कि हमारे यहाँ पर शांत हो जा रहे हैं, यानी कि आपका इसके बाद में आपकी संख्या पूरी तरह डिवाइड हो गई। लेकिन कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जो कि आपके यहाँ पर शांत नहीं होते हैं। जैसे कि हम बात करें 0.3333, ये संख्या आपके यहाँ पर डिवाइड नहीं होती है, यानी कि आपका ये जो दशमलव है वो शांत नहीं होता है, आपके अनंत तक जाता है। वहीं बात करें हम यहाँ पर 25389125 ये संख्या भी आपके यहाँ पर, ये दशमलव भी आपका यहाँ पर शांत नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। लेकिन यह क्या होता है, अशांत दशमलव। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक होता है आपका यहाँ पर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो हो गया आपका यानी कि अशांत दशमलव। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी एक तो होता है आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो हमारा यहाँ पर बात करें यहाँ पर 2 प्रकार का, तो यहाँ पर एक संख्या होती है 0 पॉइंट, जैसे कि 3333, ये जो आपका यहाँ पर संख्या है जो रिपीट हो रही है बार बार। जैसे कि हम बात करें 5656565656, ये संख्या भी आपकी यहाँ पर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी संख्या बार बार वही रिपीट होके आ रही है, यानी कि 565656। तो ये हमारा क्या हो गया,
रिपीटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 0 पॉइंट में 329528135, ये संख्या आपकी यहाँ पर अनंत तक यहाँ पर जा रही है, लेकिन संख्या आपकी एक फॉर्म में यहाँ पर नहीं जा रही है। जैसे कि यहाँ 5 7 9 25 2 8 5, ये संख्या भी आपकी यहाँ पर एक सीरीज में नहीं जा रही है, यानी कि आपका दशमलव आपका ऊपर नीचे संख्या जो है हो रही हैं। और ये संख्या क्या है? एक रिपीट, बार बार वही नंबर से रिपीट होके आ रहा है। तो ये जो हमारा शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव होते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि हम यहाँ पर जो दशमलव होता है उसके केस में भी आपको पता चलेगा हुआ कि आखिर जो डेसिमल होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो यहाँ पर आपका यूनिट डेट यानी इकाई अंक की यहाँ पर रहने वाली है। तो मिलते हैं क्या उसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।